हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर एक बार इस टीचिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। और सभी लोग आप जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं ऑक्सीलेशन, और ऑक्सीलेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन जो है ज़रूरी है पहले पढ़ना, वेव्स के पहले पढ़ना ऑक्सीलेशन ज़रूरी है। तो हम ऑक्सीलेशन पढ़ा रहे थे, और ऑक्सीलेशन में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है आपका जो है सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ाया था। अब हमने पढ़ा है सिंपल पेंडुलम पिछली क्लास में, और हमने कहा था सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा था सिंपल पेंडुलम किसके बराबर होता है, एल अपॉन जी। ये हमने आपको ये बताया था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला हमने लेंथ बताया, दूसरा हम जी बता रहे थे। हमने ये बताया था कि कैसे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का चेंज होता है जब इफेक्टिव जी चेंज होता है। मतलब इसको बता रहे थे वेरिएशन ऑफ टी। और इसमें हम बता रहे हैं, पहला हमने बताया विद लेंथ। ये सबके समझ में स्टूडेंट आ गया होगा। लेंथ का मतलब हमने ये बताया था टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये लेंथ के वर्गमूल यानी रूट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी इफेक्टिव लेंथ बढ़ती है टाइम पीरियड बढ़ता है, चाहे पेंडुलम एक धागे में ऑक्सीलेशन कर रहा हो, या एक पेंडुलम एक तार है उसमें एक बॉब स्पेरिकल बॉब बंधा हुआ है। यानी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, इफेक्टिव लेंथ होती है जो स्पेरिकल बॉब होता है उसके सेंटर ऑफ मास से, और जहां रिजिड सपोर्ट से धागा या तार अटैच है बना हुआ है वहां से दूरी होती है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको पढ़ा दिया था कि यदि लंबाई बढ़ेगी पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो पेंडुलम का टाइम पीरियड घटेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम बता रहे थे स्टूडेंट, ये चीज बता रहे थे, दूसरा हमने बताया कि विद इफेक्टिव इफेक्टिव एक्सलेशन, इफेक्टिव एक्सलेशन जी। देखिए स्टूडेंट, इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या है। यदि कोई पेंडुलम जब मीन पोजीशन पर है तो उस पर नेट फोर्स जो लगता है वो किसके रिस्पेक्ट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जिस धागे में बॉब बना हुआ है, जब उस बॉब को मीन पोजीशन पर रख के देखे और ये देखे उस बॉब पर जो परिणामी बल है, नेट फोर्स है, किसके रिस्पेक्ट, जिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, समझ रहे, उसके रिस्पेक्ट आपको नेट फोर्स निकालना है, और फिर मास का जो ऑक्सीलेटिंग बॉडी है उस मास का भाग दे देना है। तो ये इफेक्टिव एक्सीलरेशन आ गया। तो इसका रिलेशन क्या है, आप जैसा कि फार्मूला से क्लियर है कि ये जो होता है ये इफेक्टिव एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रूट स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये फार्मूला से क्लियर है कि यदि जी का मान जहां अधिक है वह टाइम पीरियड कम होगा, जहां जी का मान कम है वहां टाइम पीरियड अधिक होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं एग्जाम में आ जाता है, जैसे मून है चंद्रमा में, यदि वही पेंडुलम को हम अर्थ में ऑक्सीलेशन कराते हैं, उसका टाइम पीरियड टी है, और उसी पेंडुलम को हम चंद्रमा में ले जाएं, मून में ले जाएं और ऑक्सीलेशन कराएं, तो वहां टाइम पीरियड टी डैश है। और कभी आपकी परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा ऑप्शन सही है, तो टी डैश ग्रेटर देन टी होगा। क्योंकि जनरली देखा जाता है जो मून में है, वो जो मून में है वो जी का मान क्या होता है, मून का जो जी का मान है, जो मून का जी का मान है बच्चों, मून का जो जी का मान है वो लेस देन है अर्थ के जी के मान से। इसलिए मून का जो टाइम पीरियड, मून पर टाइम पीरियड होगा वो अधिक होगा, और अर्थ में टाइम पीरियड कम होगा। ये बात समझ में आ गई। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, यदि एक पेंडुलम है उसको भूमध्य रेखा में
ऑक्सीलेशन कराते हैं, दोलन कराते हैं, और टाइम पीरियड t1 है, और वही पेंडुलम का यानी उसी लंबाई के पेंडुलम को हम इक्वेटर पर से ले जाकर पोल पर ले जाएं, तो पोल पर टाइम पीरियड जो है घट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जानते हैं कि जो जी का मान है वो पोल पर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वेटर की तुलना में। ये आप समझ गए होंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हम एक पेंडुलम को पृथ्वी की सतह में, अर्थ की सतह में दोलन कराएं और फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट में दोलन कराएं, तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा बच्चों? तो आप कह देंगे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ इसलिए जाएगा कि आप जानते हो अर्थ की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है। या कभी एग्जाम में आए कि देखिए, यदि हम एग्जाम में देखते हैं कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जी का मान परिवर्तन होने के कारण टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है, तो आपका फार्मूला, आपके इस फार्मूला से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हम माइंस मतलब पृथ्वी की सतह से किसी गहराई पर जाते हैं तो जी क्या है वहां भी घटता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सपोज दैट ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आपके कि यदि पेंडुलम को हम पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं, वी आर ऑक्सीलेटिंग ए सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है, वहां टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपको समझना, ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बात समझ में आ जाएगा कि प्लेस टू प्लेस जी का मान चेंज होता है। अर्थ की जगह अलग अलग, अर्थ पृथ्वी की सतह में अलग अलग जगह जी का मान चेंज होता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ये भी समझ लेना है कि जैसे कई बार ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे एक एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पर हम किसी पेंडुलम को ऑक्सीलेशन कराते हैं। कैसा पेंडुलम है, कैसा प्लेटफॉर्म है? एक एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे हम एक कहते हैं कि एक, देखिए कोई भी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, व्हीकल है, ये व्हीकल है, ये व्हीकल है बच्चों, ये व्हीकल है, हाँ ये व्हीकल है, और ये ए एक्सेलेरेशन से रोड में, कोई रोड में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक पेंडुलम है और एम मास का एक बॉब है, उसकी जैसे कार है या कोई भी ट्रेन है या बस है, उसकी छत से एक पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, और उसकी छत से लटका हुआ है, और कार या कोई भी व्हीकल हॉरिजॉन्टली क्षैतिज में ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। तो देखिए हमने आपको कंसेप्ट क्या दिया कि ये हम ये देखते हैं कि एस के रेस्पेक्ट एस कैसे चल रहा है, ए एक्सेलेरेशन से राइटवर्ड चल रहा है, तो आप जानते हो एस के रेस्पेक्ट इस पर लगने वाला फोर्स, यानी ये जो ओ है, ओ क्या है? एक स्फेरिकल बॉब है, यानी ओ पर जो लगने वाला किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? दो फोर्स होंगे। कौन कौन से फोर्स होंगे? देखिए आपको समझना है स्टूडेंट, एक एम जी होगा, एम जी होगा, ये रियल फोर्स होगा। आपको ये मालूम है एस एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है। जब कोई एक्सीलेटिंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट हम किसी मास पर फोर्स निकालते हैं तो एक फोर्स स्यूडो फोर्स भी काउंट करते हैं, क्योंकि जो एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर होता है, त्वरित जो प्रेक्षक होता है, उसके सापेक्ष किसी मास पर एक स्यूडो फोर्स छद्म बल भी काउंट करते हैं। और छद्म बल जो स्यूडो फोर्स होता है वो उसकी दिशा क्या होती है स्टूडेंट, कि उसके जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? m इंटू ए। m इंटू ए का मतलब है कि s के रिस्पेक्ट ये m मास पर दो परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? नेट फोर्स जो बराबर होगा ये होगा m g का होल स्क्वायर प्लस m a इंटू होल स्क्वायर, ये फोर्स होगा। ठीक है, और इस तरह हम देखते हैं, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अक्सर स्टूडेंट इसको रटते हैं
ये नहीं जानते कि हम इफेक्टिव एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों। इफेक्टिव एक्सेलेरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पेंडुलम का जो बॉब है एम मास जब मीन पोजीशन पर होता है तो हम देखते हैं एस के रेस्पेक्ट, एस क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, उसके रेस्पेक्ट हम उस मास को मीन पोजीशन में जब है उस पर लगने वाला परिणामी बल एस के रेस्पेक्ट लेते हैं और उसमें न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार उस बॉब का मास का भाग दे दे तो हमारा इफेक्टिव जी का मान आ जाता है। तो स्टूडेंट, इफेक्टिव जी का मान किसके बराबर होगा? इफेक्टिव जी का मान जो होगा, हमारा इफेक्टिव जी का मान जो होगा वो होगा इफेक्टिव जी बराबर होता है जैसे एफ ओ एस अपॉन एम। तो यहाँ हमारा इफेक्टिव जी होगा दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है, जो टाइम पीरियड का फार्मूला है जानते हैं, लिखा हुआ है टाइम पीरियड, जहां इफेक्टिव जी है वहां हम रख देंगे और ये हमारा टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ तो वही है, केवल क्या चेंज हो गया? इफेक्टिव एक्सीलरेशन चेंज हो गया। तो इस तरह कभी क्वेश्चन आता है, जैसे यहां मान लो हम व्हीकल जब रेस्ट में है, रोड में खड़ा है, या कैसी मोशन अनएक्सीलेटेड, अनएक्सीलेटेड का मतलब है जब व्हीकल क्या है कि एक कांस्टेंट स्पीड से सीधे रोड में जा रहा है तो स्वाभाविक है ए बराबर जीरो है। तो ए बराबर जब जीरो होगा तो स्वाभाविक है जो m इंटू ए है सीडो फोर्स है वो जीरो होगा। s के रेस्पेक्ट केवल लगने वाला मीन पोजीशन पर जब बॉब होगा उस पर फोर्स क्या होगा? mg होगा। तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन क्या होगा? g होगा। तब हमारा टाइम पीरियड क्या होगा? t बराबर, ये जो देख रहे हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होगा। लेकिन जब व्हीकल स्टूडेंट ए एक्सेलेरेशन से हॉरिजॉन्टली रोड में चलने लगता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन, यानी आपका जी का मान जी से बढ़कर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गई है स्टूडेंट? तो इस तरह कोई ट्रेन है, बस है या कोई कार है, उसकी छत में कोई भी पेंडुलम हम लटका दें और उसको दोलन करा रहे हैं, यदि कार या कोई भी व्हीकल अनएक्सेलेटेड है, अनएक्सेलेटेड का मतलब है या तो खड़ा है या फिर एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस अवस्था में जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा वो टी होगा। क्या होगा स्टूडेंट? वो टाइम पीरियड ये होगा, उसका फार्मूला ये होगा। और यदि ए एक्सेलेरेशन से वो चलने लगता है तब टाइम पीरियड आपका ये फार्मूला होता है। इसको ध्यान देना है, कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इस चीज को आपको समझना है। और इसमें कभी भी एक रेशियो पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए कि रेशियो क्या होगा जब व्हीकल क्या है? रेस्ट में है। जब व्हीकल रेस्ट में है और तब का टाइम पीरियड टी है, और जब एक्सलेटेड विद एक्सेलेरेशन ए है तब का टाइम पीरियड टी डैश है। और कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि टी जो टी अपॉन टी डैश जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और दैट इज अपॉन जी होगा। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये टी डैश और ये टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी, ये होगा। ठीक है, जी स्क्वायर हो जी होगा। तो इस तरह आप देखते हैं कभी भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक पेंडुलम किसी व्हीकल के छत में बांधकर हम उसको ऑक्सीलेशन कराते हैं, और यदि व्हीकल एक्सेलरेटेड है, मतलब एक सीधे रोड में एक एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला टी डैश होगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है कि कैसे हम टाइम पीरियड का फार्मूला बनाते हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैसे टाइम पीरियड का फार्मूला बनता है। 2 पाई अंडर रूट एल,
एल तो आप जानते हो इफेक्टिव लेंथ होता है, और ये इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, एस से, और वो जो बंधा हुआ नीचे बॉब है उसके सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मिलाने वाली सीधी लाइन की लेंथ से लेते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक केस और भी लेते हैं। जैसे हम देखिए, जैसे दूसरा केस ले ले, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि जैसे लिफ्ट वाले क्वेश्चन है। लिफ्ट के क्वेश्चन है कि जैसे कोई लिफ्ट है और लिफ्ट यदि स्टेशनरी है, खड़ी है, या एक समान स्पीड से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या फिर सीधा सीधा हम कह दें लिफ्ट इज अनएक्सीलरेटेड, लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका मतलब है वो कौन सी फ्रेम है, वो है इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम है। तो जो उसकी छत से पेंडुलम बंधा हुआ है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और इफेक्टिव एक्सीलरेशन जो बराबर होगा वो g के बराबर होगा। तो टाइम पीरियड आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होगा। ये बात समझ रहे हैं। और यदि वही लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, वही लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो क्या होगा, जैसे हम कहें ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात करें इन ए लिफ्ट जैसे कोई लिफ्ट है, देखिए ये कोई लिफ्ट है, हाँ ये लिफ्ट है और ये एक्सेलरेटेड ए है, फिर उसकी ये छत है, और यहां एक पेंडुलम को हमने एम मास को बांध दिया है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये ओ है। देखिए, और फिर वही देखेंगे कि एस के रिस्पेक्ट नेट फोर्स किधर लगेगा। हम जैसे कि जानते हैं कि एस के रिस्पेक्ट हमें लगने वाला एम पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए, एस एक ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट जो फोर्स होगा एक सीडो फोर्स होगा, और सीडो फोर्स हमेशा, क्योंकि x का भी एक्सीलरेशन ए ऊपर की ओर है, तो सीडो फोर्स हमेशा मास पर जो a के अपोजिट होता है और किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर होता है। और एक पृथ्वी द्वारा, अर्थ द्वारा लगाया गया एक फोर्स mg, ये रियल फोर्स है। रियल फोर्स का मतलब s या एक्सीलरेटेड हो या अनएक्सीलरेटेड हो, ये mg फोर्स तो लगेगा ही भाई। केवल m इंटू ए किसके कारण है, s के एक्सीलरेशन के कारण। जो s का एक्सीलरेशन है वो अपवर्ड है, तो m पर लगने वाला फोर्स नीचे की ओर m इंटू ए होगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था, s के रेस्पेक्ट ओ पर लगने वाला नेट फोर्स, आप वेक्टर का कंसेप्ट फिर यहाँ यूज है। वेक्टर का कंसेप्ट ये कहता है जब दो फोर्स एक ही दिशा में है तो टोटल फोर्स मैग्नीट्यूड के सम होते हैं, ये होगा। तो जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन होगा वो किसके बराबर होता है, g प्लस ए होगा। तो यहां पर बच्चों टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई और l अपॉन क्या हो जाएगा, g प्लस ए होगा। ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। ये आपको इस चीज को समझना है। यदि किसी ऐसी छत जो एक्सीलरेटेड अपवर्ड है, जो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड है, तो उस पर यदि पेंडुलम छत पर बंधा है और दोलन करा रहे हैं, ऑक्सीलेशन करा रहे हैं, तो टाइम पीरियड का फार्मूला टी डैश ये होता है। और यही यदि आप अनएक्सीलरेटेड मतलब अत्वरित एक प्लेटफॉर्म की छत से दोलन कराएंगे, तो उसका टाइम पीरियड बच्चों क्या होगा, अंडर रूट एल अपॉन जी होगा। तो यहाँ इट इज क्लियर है कि जो टी डैश है वो लेस देन टी है, क्योंकि इफेक्टिव एक्सीलरेशन बढ़ गया। कितना हो गया, जी से बढ़कर जी प्लस ए हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि बच्चों यही केस यदि ये हो जाए
क्या हो जाए, यदि ये एक्सीलरेशन, देखिए यदि यही केस, देखिए किस लिए कि एक्सीलरेशन जो हो जाए ये क्या हो जाए, नीचे की ओर हो जाए। देखिए नीचे की ओर हो जाए एक्सीलरेशन, जैसे लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड डाउन, लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड डाउन, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड डाउन, यदि लिफ्ट एक्सीलरेटेड डाउन, देखिए हाँ, तो यहां जैसे एक्सीलरेशन नीचे की ओर, तो स्वाभाविक है कि इसका जो ऑब्जर्वर एस है वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन होगा उसकी छत का भी होगा, और छत में बंधा पॉइंट जहां पेंडुलम बंधा हुआ है वो एस है, देख रहे हैं ये एस है। तो अब जो है स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, वो किधर हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए जो यहां पर इफेक्टिव एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा, हाँ इफेक्टिव एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा बच्चों, देख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा टी डैश ग्रेटर देन टी हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक लिफ्ट एक्सीलरेटेड डाउन है, और कई स्टूडेंट इस बात को आपको समझना है, एक्सीलरेशन लिफ्ट का नीचे की ओर दो स्थितियों में हो सकता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं जब लिफ्ट नीचे आ रही है तभी एक्सीलरेशन नीचे होता है, नहीं। आप जानते हैं दो अवस्था कैसी है, आइदर लिफ्ट हैज डिसेंडिंग मोशन, लिफ्ट नीचे आ रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन नीचे है। लिफ्ट यदि ऊपर जा रही है स्पीड घट रही है तब भी एक्सीलरेशन नीचे है। और दोनों केस में यदि हम पेंडुलम को छत में बांधकर, लिफ्ट की छत में बांधकर दोलन कराएं तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपका यही होगा। याद रखना है, आप हमारी बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि आपको लिफ्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन से लेना देना नहीं है। जो ये फार्मूला बनते हैं वो किसकी डायरेक्शन से बनते हैं, ये डायरेक्शन होती है एक्सीलरेशन की, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नीचे की ओर दो अवस्थाओं में होती है। जब लिफ्ट नीचे आ रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन नीचे है, नीचे की ओर है, तो आपका जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है वो जी माइनस ए होगा। या फिर लिफ्ट ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड घट रही है, यानी मंदन गति है, रिटार्डेड मोशन है, तब भी एक्सीलरेशन नीचे की ओर होता है। दोनों केस में आपका जो पेंडुलम का टाइम पीरियड, आवर्तकाल टी डैश होगा वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस होगा। आप समझ में आ गया। जैसे इसके जस्ट पहले वाले केस में हमने बताया कि लिफ्ट एक्सीलरेटेड अप तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन जी प्लस ए होता है। ठीक है, तो ये भी दो केस में होता है स्टूडेंट। एक लिफ्ट हैज असेंडिंग मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, लिफ्ट ऊपर जा रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है तो समझो एक्सीलरेशन ऊपर है। आइदर या लिफ्ट हैज डिसेंडिंग मोशन विद डिक्रीजिंग स्पीड, लिफ्ट नीचे जा रही है और उसकी स्पीड घट रही है। क्योंकि आपको बच्चों बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारा ये क्लास देखेंगे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालें। हम आपको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट देते हैं। यदि कोई बॉडी चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो समझो जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में उसका एक्सीलरेशन है। यदि कोई बॉडी चल रही है उसकी स्पीड घट रही है तो समझो एक्सीलरेशन की दिशा चलने की दिशा के अपोजिट है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी बेस पर हमने आपको ये कंसेप्ट दिया और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए सपोज दैट इसी केस में, देखिए इसी केस में बच्चों स्पेशल केस लग जाए, स्पेशल केस की बात करें कि व्हेन ए बराबर जी, ए बराबर जी का मतलब है
ए बराबर जी का मतलब है फ्री फॉलिंग लिफ्ट। फ्री फॉलिंग लिफ्ट कब होगी? जब लिफ्ट की केबल टूट जाती है और लिफ्ट जी एक्सीलरेशन से नीचे गिरने लगती है, तो देखो बच्चों, इफेक्टिव जो एक्सीलरेशन होगा वो जी माइनस जी बराबर 0 होगा। देन टाइम पीरियड टी डैश इनफाइनाइट होगा। हम आपको ये चीज बता दें, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाना। और फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब होता है ऑक्सीलेशन होना बंद हो जाना। ऑक्सीलेशन विल बी क्या हो जाएगा? डायमिनिस्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑक्सीलेशन करना बंद कर देगी वो बॉडी। बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या है कि कैसे एक पेंडुलम किसी एक प्लेटफॉर्म की छत में बांध दे, अटैच कर दे, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सीलेटेड है, तो कैसे टाइम पीरियड चेंज होता है। जब ऐसे केस में होगा तो आपको मीन पोजीशन पर रखकर हमें देखना है कि उस एम मास पर जो दोलन कर रहा है मास, उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या है, नेट फोर्स क्या है, और उस नेट फोर्स में हम उसके मास का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव जी आ जाएगा। और आपके फार्मूला में जैसे जानते हो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? सही फार्मूला जो टाइम पीरियड का होता है वो स्टूडेंट होता है 2 पाई अंडर रूल इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक चीज और बता दे, जैसे एक पेंडुलम को बच्चों हम हवा में दोलन कराते हैं, फिर एक द्रव जो नॉन विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब है उसकी विस्कोसिटी 0 है, और उसमें उसी पेंडुलम को हम दोलन कराएं तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? आप हमारी बात समझ रहे हैं? यदि हम सिंपल पेंडुलम को मान लो एयर में ऑक्सीलेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड मान लो टी है, और उसी पेंडुलम को हम एक द्रव यानी लिक्विड में होल सेटअप को डुबो दे। नाउ होल सेटअप इज इमर्स इनटू ए लिक्विड, व्हाट विल बी टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझ लेना है, ठीक है, इसको भी आपको समझ लेना है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे करेंगे? हाँ, जैसे हम यहां कहेंगे ऑक्सीलेशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम इन ए लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। मान लो बच्चों हमने एयर में ऑक्सीलेशन कराया, तो टाइम पीरियड जैसा कि जानते हो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी है, ठीक है। और जैसे इन लिक्विड में कराते हैं, कहाँ कराते हैं? लिक्विड में कराते हैं, तो आप ये मानिए जो इफेक्टिव जी होता है वो लिक्विड में इसके बराबर होता है। इसको आपको नोट कर लेना है, ये होता है इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव जी जानते हैं भाई, लिक्विड में जब दोलन करेगा वहां एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, और अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, बॉयंसी फोर्स जो होता है, उत्प्लावन बल जो होता है, वो हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो स्वाभाविक है वो बॉब है जो दोलन कर रहा है वो किसी लिक्विड में डूबा हुआ है, तो लिक्विड उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाएगा, और mg नीचे की ओर होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, यानी नेट फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए इफेक्टिव जी कम हो जाएगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि, देखिए टाइम पीरियड का पहले फार्मूला हम लिख दें, अब टी डैश बच्चों क्या हो जाएगा? टी डैश 2 पाई और L अपॉन जी
और ये 1 रो अपॉन टी और ये होगा। ये आपको जानना जरूरी है कि जो रो है, रो किसकी डेंसिटी है। रो जो डेंसिटी है स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड है जिस लिक्विड के अंदर दोलन करा रहे। और जो डी है वो डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है स्टूडेंट, ये डेंसिटी ऑफ बॉब है जो सॉलिड दोलन कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि देखिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव जी कम हो गया तो टाइम पीरियड लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि इफेक्टिव जी का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां हम यदि देखें, पहली चीज तो पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि हवा में एक पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है तो लिक्विड के अंदर टाइम पीरियड टी डैश हो तो कौन सा रिलेशन सही है, तो टी डैश ग्रेटर देन टी होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान देना है। रेशियो की बात करें, रेशियो की बात करेंगे तो देखो टी डैश अपॉन टी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम टी डैश अपॉन टी करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, टी और डी माइनस रो। इस फार्मूला को आपको नोट कर लेना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी कभी इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान देना है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि यहां पर स्टूडेंट सपोज व्हेन डी बराबर रो हो गया तो इफेक्टिव जी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि यदि आप पेंडुलम को उस द्रव में, उस लिक्विड में दोलन करा रहे हैं जिसकी डेंसिटी बॉब मटेरियल की डेंसिटी के बराबर है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान देना है। ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइम पीरियड किस तरह चेंज होता है, एक मीडियम चेंज होने से। यदि हवा में कराते हैं तो टाइम पीरियड टी है, और उसी होल सेटअप को हम एक द्रव में डुबो के दोलन कराते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और फार्मूला भी हमने दे दिया, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए हम एक बात कहेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जी पर कैसे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड एक पेंडुलम का जी के रूट स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप समझ रहे हैं, हमने पिछली क्लास में ये भी बताया ग्राफ कैसे बनता है। टाइम पीरियड और लेंथ का ग्राफ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे पिछली क्लास में ग्राफ कुछ बनवाए थे कि टाइम पीरियड और लेंथ के बीच के ग्राफ का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि हम ग्राफ किसके किसके बीच में लेंगे। हमने ग्राफ की चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताया था। ग्राफ में ये मैटर नहीं होता कि फार्मूला ही डिसाइड कर दे कि ग्राफ किसके बीच का बनेगा। ठीक है, हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, हाँ देखिए ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए हम ये कहेंगे अब ग्राफ, ग्राफ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ्स पिछली क्लास में हमने टाइम पीरियड और एल के बीच का ग्राफ बनाया, और आज आपको इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है जी पर, ये डिपेंड करता है। देखिए जैसे मान लो ये पहला ग्राफ है,
जैसे कहा जाए किसके बीच का ग्राफ, मान लो लेंथ कांस्टेंट है और टी और किसके बीच का ग्राफ है। यदि हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच का ग्राफ बनाते हैं, यदि टी वर्सेस अंडर रूट जी, ये आपके कभी एग्जाम में आ जाए कि एल कांस्टेंट है। एल क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो ग्राफ हम जानते हैं, ग्राफ में ये देखा जाता है कि वाई एक्सिस की क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर कैसे डिपेंड करती है। तो आपको हमने बताया था, ग्राफ बनाने का बहुत सिंपल तरीका बताया था। जो भी वाई एक्सिस में टी है उसको हम वाई रखेंगे, और जो भी एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, होल क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस में क्या ली गई है, 1/√g लिया है, तो 1/√g की जगह हम x रखेंगे। तो y एक्सिस की क्वांटिटी x एक्सिस क्वांटिटी का रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है, क्योंकि t की जगह हम y रखेंगे, 1/√g की जगह x रखेंगे, तो हम देखेंगे t 1/√g के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, y बराबर mx जैसा है। तो यहाँ देखिए ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा ग्राफ ऐसा होगा, जैसे ये हमने कहा नहीं कि ग्राफ एक ही मैथमेटिकल रिलेशन से ग्राफ कई शेप का बन सकता है। डिपेंड ये करता है कि हम वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं। जैसे यहाँ की बात करें, जैसे यही ग्राफ हम ऐसे प्लाट करें, देखिए यही ग्राफ इसके बीच, अब किसके बीच में प्लाट करें, जैसे टी और 1/g के बीच में प्लाट करें, तो ग्राफ का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड t वर्सेस 1/g। यहाँ ग्राफ में y क्या है बच्चों, t है, x क्या है, 1/g है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे हम t की जगह y रखेंगे, 1/g की जगह x रखेंगे। तो हमें t बनाना है, हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन देखिए, जैसे हम इसी को स्क्वायरिंग कर दें तो ये रूट हट जाएगा, और t की जगह y रखेंगे तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। और ये मैथमेटिकली रिलेशन कैसा है, यदि y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होता है, ये x है स्टूडेंट, ये क्या है, x है, ठीक है, हाँ ये x है, तो आप समझ जाएंगे कि ये रिलेशन जो है पैराबोलिक है, ये पैराबोला है। कैसा है रिलेशन, पैराबोला है। अब पैराबोला हमने पिछली क्लास में बताया था किस तरफ मुड़ेगा, पैराबोला ये मुड़ेगा दैट इज जिसमें पावर 1 है। अब पावर 1 किस में है, पावर 1 है देखिए 1/g में, ऐसा पैराबोला होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह ये क्लियर है कि ग्राफ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने y एक्सिस में क्या लिया, x एक्सिस में क्या लिया। जैसे हम तीसरा एक ग्राफ बनाए, जैसे तीसरे में स्टूडेंट हम ये कर दे, मान लो ये है ग्राफ, ये आपका टी स्क्वायर और वर्सेस 1/g। अब देखिए यू आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर वर्सेस 1/g। तो नाउ टी स्क्वायर वाई है, टी स्क्वायर वाई है, और x क्या है, 1/g है। तो जब हम यहां रखेंगे इस रिलेशन में तो टी स्क्वायर की जगह y रखेंगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। तो आपका ग्राफ फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे टाइम पीरियड g पर डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे टाइम पीरियड g पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। और g की बात करें तो g आप एकदम ऐसे नहीं कह सकते, g एक इफेक्टिव एक्सीलेशन होता है। फिर हम रिमाइंड कर दें, जब एक बॉब जो ऑक्सीलेशन करता है मीन पोजीशन पर होता है, तो उस पर हम देखते हैं कि s के रेस्पेक्ट जहां ये बंधा हुआ धागा, उसके रेस्पेक्ट इस पर कितना परिणामी बल है, उस परिणामी बल में इस बॉब ऑक्सीलेटिंग बॉडी का मास का भाग देकर हम इफेक्टिव जी निकालते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बताया है कि कैसे
टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है, कैसे टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है, कुछ और भी चीजें हैं जैसे टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत एम्पलीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता। एक मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी, एक मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी, ठीक है। हाँ, मास ऑफ ऑक्सीलेट, जैसे हम कहते हैं टाइम पीरियड एम नॉट। यदि कभी एक आध बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का डिपेंडेंसी, निर्भरता ऑक्सीलेटिंग बॉडी के मास पर किस तरह से मैथमेटिकली है, तो आपको याद रखना है टाइम पीरियड मास के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इस चीज को समझिए, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है वो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। और यदि आप ग्राफिकली रिलेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ग्राफिकली रिलेट करना चाहते हैं, जैसे टी है, ये एम है, तो आप इस चीज को समझना है, इसका ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा, याद रहे। कभी एग्जाम में आता है कि सिंपल पेंडुलम के बारे में कौन सा ग्राफ सही है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप इस चीज को समझना है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के पावर जीरो, और दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू मास एक्सिस होगा। इसी तरह स्टूडेंट एक और फैक्टर है, जैसे टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के पावर, यानी टाइम पीरियड जो होता है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। आप एम्पलीट्यूड जानते हैं, इसका मतलब है कभी एग्जाम में आए कि देखिए, कभी एग्जाम में आता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एम्पलीट्यूड एक्सिस, क्योंकि ये करता है कि देखिए, जब आप ग्राफ बनाते हैं, जब स्टूडेंट आप ग्राफ बनाते हो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राफ कैसा है। यदि किसी एक्सिस के समांतर रेखा है और तो स्वाभाविक है कि एक के पैरेलल होगा, तो स्वाभाविक है दूसरे के लंबवत रेखा होगी। क्या होगी, लंबवत रेखा होगी। तो जिसके लंबवत है वो कांस्टेंट है, और जिसके पैरेलल है वो वेरिएबल है। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड आप चेंज करें, एम्पलीट्यूड चेंज करें तो आपके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बात हमारी समझ रहे हैं। जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ था, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल स्ट्रेट, ये पैरेलल सीधा स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो इस तरह टाइम पीरियड पेंडुलम का किस किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी और एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो आपको इस तरह हमने ये सारी चीजें बता दिया कि